कभी सोचा है कि हम इंसानों की एक अजीब आदत क्यों है? जब भी कोई चीज़ हमारी समझ से परे होती है, हम उसे एक बड़ा, रहस्यमयी और बहुत शक्तिशाली सा नाम दे देते हैं। तो आज हम इंसानों की इसी दिलचस्प आदत की गहराई में उतरेंगे। एक नाम जो बार बार सुनने में आता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स। एक ऐसी धारणा जो कहती है कि कहीं अनंत ज्ञान का भंडार मौजूद है। या फिर ये शब्द, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ चला रही है पर हमें दिखाई नहीं देती। और हाँ, सार्वभौमिक पुस्तकालय, ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? ये तो हमारी कल्पना के लिए दरवाजे जैसे हैं, जो हमें हकीकत से कहीं आगे ले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? जो चीजें हमारी समझ से बाहर हैं, उन्हें इतने बड़े और रहस्यमयी नाम देने की ये आदत आई कहाँ से? देखिए, इसका जवाब शायद हमारे अंदर ही कहीं छिपा है। ये एक गहरा एहसास है कि हमारी चेतना, हमारे सपनों और हमारी भावनाओं के पीछे कुछ और भी है, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। और यही एहसास इन रहस्यमयी आइडियाज़ को सदियों से जिंदा रखे हुए है। लेकिन क्या हो अगर हम इस रहस्य के पर्दे को जरा सा हटाएं? अगर हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र या आत्मा के पुस्तकालय जैसे शब्दों के पार देखें, तो हमें एक बहुत ही हैरान करने वाली पर जानी पहचानी सी चीज मिलती है। एक ऐसा आइडिया जिसे महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने एक नाम दिया था, सामूहिक अचेतन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही घटना को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से समझा जाता है। हम सब ने कभी न कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जिसे हमारी अपनी यादें समझा नहीं पाती। जैसे सपने में कोई ऐसी जगह देख लेना जहां हम कभी गए ही नहीं, या कोई ऐसा सिंबल जो है तो बिल्कुल नया पर दिल को लगता है कि इसे तो हम सदियों से जानते हैं। या फिर ये सोचना कि दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में एक जैसी कहानियां कैसे मिलती हैं, जबकि उनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं था। इन्हीं अनुभवों को समझाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ रहस्यमयी नजरिया कहता है कि हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच बना ली है, यानी ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में झांक लिया है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल युंग का मनोवैज्ञानिक नजरिया कहता है कि नहीं, हमने अपने ही सामूहिक अचेतन के किसी गहरे हिस्से को छुआ है। और यहीं पर आकर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। असली लड़ाई अनुभव को लेकर है ही नहीं, बल्कि उसे बयां करने वाली भाषा को लेकर है। एक तरफ रहस्य की भाषा है तो दूसरी तरफ मनोविज्ञान का विश्लेषण। एक का रास्ता ध्यान और साधना से होकर जाता है तो दूसरे का रास्ता सपनों और प्रतीकों के अध्ययन से। लेकिन सवाल फिर से वहीं आ जाता है, आखिर हम अक्सर इस रहस्यमयी भाषा की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? वैज्ञानिक व्याख्याओं के होते हुए भी इस भाषा का जादू इतना मजबूत क्यों है? इसका जवाब इस भाषा के अपने खास जादू में छपा है। ऐसा क्यों है? इसके तीन बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, ये हमें किसी गुप्त ज्ञान को खोजने का रोमांच देता है। दूसरा, ये विज्ञान से भी ऊपर की एक अथॉरिटी का दावा करता है। और तीसरा, ये उस खालीपन को भर देता है जहां विज्ञान हमें कोई ठोस जवाब नहीं दे पाता। पहले कारण को देखिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे शब्द सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक तरह से एक सीक्रेट क्लब का इन्विटेशन है, एक ऐसी दुनिया का टिकट जहां आम लोगों की पहुंच नहीं है। यह ज्ञान को एक रहस्य बना देता है और रहस्य का आकर्षण किसे नहीं खींचता। दूसरा कारण है अथॉरिटी की फीलिंग। जब कोई अपने अनुभव को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है तो वो उसे एक पर्सनल फीलिंग से उठाकर एक यूनिवर्सल सच बना देता है। ये हमारे अनुभव को ज्यादा वजनदार और ज्यादा सही महसूस कराता है, भले ही इसका कोई साइंटिफिक सबूत हो या ना हो। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है सुकून। हम इंसानों को खालीपन पसंद नहीं है। जब विज्ञान किसी सवाल पर चुप हो जाता है तो रहस्यवाद एक बहुत सुंदर और आरामदायक सा नक्शा पेश करता है। ये सही हो या गलत, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि यह हमें तसल्ली देता है कि हमारी जिंदगी के पीछे कोई बड़ी व्यवस्था काम कर रही है। तो अब इन शब्दों के जाल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कार्ल युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने उस गहरे अनुभव को कभी नहीं नकारा जिसे रहस्यवादी समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उस अनुभव के होने को माना, बस उसकी अलौकिक यानी सुपरनैचुरल व्याख्या को मानने से इनकार कर दिया। युंग के मुताबिक बाहर कोई यूनिवर्सल लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि हमारे अपने जहन के अंदर एक बहुत ही गहरी, एक साझा परत है। एक ऐसी विरासत जिसे हम पूरी मानवता के साथ शेयर करते हैं, जो कहानियों, प्रतीकों और मूल रूपों से भरी हुई है।
तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां दो अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन दोनों एक ही गहरे इंसानी एहसास की ओर इशारा कर रही हैं। और शायद यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। ये लड़ाई उस गहरे एहसास को एक नाम देने की है कि हमारी अपनी चेतना के पार भी कुछ मौजूद है। एक पक्ष उसे रहस्यमयी नाम देता है तो दूसरा मनोवैज्ञानिक। तो अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे सारे रहस्यमय शब्द हटा दें तो पीछे क्या बचता है? क्या इन शब्दों के बिना भी कोई सबूत है कि हमारे मन के भीतर वाकई एक साझा खजाना मौजूद है? ये सवाल सोचने लायक है। कभी सोचा है कि दुनिया भर की संस्कृतियों में छिपे हुए खजानों और रहस्यमयी ज्ञान की कहानियां बार बार क्यों मिलती हैं? आज हम इसी सदियों पुराने रहस्य की तह तक जाएंगे कि आखिर हम इंसान ये रहस्यमयी खजाने गढ़ते ही क्यों हैं? तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग समय पर एक जैसे रहस्यमयी विचार पनपते रहते हैं? और इसका जवाब ना हैरान करने वाला भी है और बहुत सीधा भी। एक प्रजाति के तौर पर हम अनिश्चितता को, खालीपन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमें जवाब चाहिए, भले ही वो जवाब हमें खुद ही क्यों ना ढूंढने पड़े। जब भी हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे हम समझा नहीं सकते, तो हमारा पहला रिएक्शन चुप रहना नहीं होता। नहीं, हम उस खालीपन को भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम कहानियां बनाते हैं, हम उसे कोई नाम देते हैं और हम उस अनजान चीज को एक मतलब देने की कोशिश करते हैं। इस आदत के पीछे 3 मुख्य वजहें हैं। और पहली वजह तो हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपी है। हमारा दिमाग वो खालीपन से नफरत करता है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही सरल आदिम सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, घास में कुछ सरसराहट होती है। एक ऑप्शन है कि इंतजार करें और देखें कि वो हवा है या कुछ और। लेकिन बचाव का दाव ये कहता है कि मान लो वो शिकारी है और तुरंत भागो। हमारे पूर्वजों ने दूसरा ऑप्शन चुना और शायद इसीलिए वो जिंदा रहे। और बचाव की जो आदत है ना, वो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। इसका नतीजा ये होता है कि जब हमारे पास किसी घटना को समझाने के लिए पूरी जानकारी नहीं होती, तो हमारा दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए खुद ही जानकारी बना लेता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? सबसे पहले हम किसी ऐसी चीज का अनुभव करते हैं जो समझ से परे है। फिर हमारा दिमाग उसे समझने के लिए एक टेम्पररी कहानी या मॉडल बना लेता है। और आखिर में हमारा समाज और कल्चर उस मॉडल को एक जाना पहचाना नाम दे देता है। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये प्रोसेस असल में कैसा दिखता है। जब बहुत से लोगों को एक साथ अजीब सा इंट्यूशन होता है तो हम एक सार्वभौमिक स्रोत की कल्पना कर लेते हैं। जब कई लोगों को एक जैसे सपने आते हैं तो हम उसे सामूहिक डेटा स्टोर कह देते हैं। और हाँ, बहुत सारे संयोग वो ब्रह्मांड से संकेत बन जाते हैं। चलिए अब दूसरी वजह पर आते हैं। ये जो मान्यताएं हैं ये सिर्फ दिमागी नहीं होती, बल्कि इनका एक बहुत गहरा सामाजिक मकसद भी होता है। ये लोगों को जोड़ने का काम करती हैं, एक गूंद की तरह। जरा सोचिए, दो लोग जो भाषा, संस्कृति, रहन सहन में बिल्कुल अलग हों, उन्हें क्या चीज जोड़ सकती है? एक साझा विश्वास, एक ऐसी अदृश्य सच्चाई में यकीन जो उन दोनों को एक बड़े समूह का हिस्सा होने का एहसास कराए। इसका एक शानदार उदाहरण है थियोसोफी आंदोलन। वहां आकाशिक रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक विचार नहीं था। नहीं, ये एक हमारा ग्रुप बनाता था। मतलब वो लोग जो उस छिपे हुए ज्ञान को देख सकते हैं जो बाकी दुनिया से छिपा है। ये एक खास होने का एहसास देता था और उस समुदाय को मजबूती से एक दूसरे से बांधता था। और अब हम आते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी वजह पर। हमारे अपने जीवन से भी कुछ बड़ा, कुछ ज्यादा मायने रखने वाली चीज से जुड़ने की हमारी जरूरत। कुछ सवाल हैं जो इंसान हमेशा से पूछता आया है, जैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसी संस्कृतियों में जिनका आपस में कभी कोई संपर्क नहीं था, उनकी पौराणिक कथाओं में इतनी समानताएं क्यों हैं? या फिर एक अकेला प्रतीक या कोई चिन्ह कैसे एक ही समय में लाखों लोगों में एक जैसी भावनाएं जगा सकता है? आखिर इसके पीछे है क्या? और अंत में ये सबसे निजी सवाल, क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारे शरीर और दिमाग तक ही सीमित है या हम किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं? इसी गहरे एहसास को, इसी जुड़ाव की भावना को अलग अलग सिस्टम्स ने अलग अलग नाम दिए हैं। थियोसॉफी और भारतीय संस्कृति इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहती है। वहीं मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने इसे सामूहिक अचेतन यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया।
तो असल बात यह है कि नाम चाहे जो भी हो, उसके पीछे का जो अनुभव है वो एक ही है। ये एहसास कि हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारे जीवन तक ही सीमित नहीं है। हम एक ऐसी धारा का हिस्सा हैं जो हमसे पहले भी थी और हमारे बाद भी रहेगी। और ये जो खोजने की चाह है ना, ये इतनी मजबूत होती है कि ये हमारे रोज़मर्रा की हकीकत को देखने का नज़रिया ही बदल देती है। एक साधारण सा कोइंसिडेंस अब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं रहता, वो एक सिग्नल बन जाता है। एक आम सा सपना एक गहरा मैसेज लगने लगता है। तो चलिए अब इन तीनों वजहों को एक साथ रखकर देखते हैं। हमारा दिमाग जो खालीपन भरता है, समुदाय बनाने की हमारी ज़रूरत और मतलब की हमारी गहरी खोज। और ये स्लाइड इस पूरी बात को बहुत ही साफ तरीके से सामने रखती है। पौराणिक कथाओं का बार बार आना आकाशिक रिकॉर्ड्स बन जाता है। हम सबके साझा सपने सामूहिक अचेतन कहलाते हैं। अचानक से आया कोई गहरा ख्याल आत्मा या हायर सेल्फ का नाम ले लेता है और अजीब संयोगों को हम सिंक्रोनिसिटी या कर्मा से जोड़ लेते हैं। तो यहां से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, रहस्यवाद कोई गलती या अंधविश्वास नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने की इंसान की पहली कोशिश है। ये उन घटनाओं और भावनाओं के लिए हमारी पहली कच्ची भाषा है जिनके लिए हमारे पास तब तक कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं थे। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स और ऐसी दूसरी धारणाएं किसी गहरी सच्चाई के लिए दिए गए सिर्फ शुरुआती नाम है, तो वो असली, वो गहरी परिघटना आखिर है क्या? शायद इसका जवाब एवोल्यूशन, साइकोलॉजी और हमारे दिमाग की बनावट में ही कहीं छिपा है। तो अवचेतन मन, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है ना? कोई रहस्यमयी जादुई ताकत, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। पर क्या ये सच में बस कोई अनदेखी शक्ति है या इसके पीछे कोई ठोस साइंटिफिक वजह भी है? चलिए आज इसी पर्दे को हटाकर देखते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। आकाशीय रिकॉर्ड, कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब सामूहिक अचेतन। ये नाम सुने ना? ये हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ खींचते हैं जो हमारी रोजमर्रा की सोच से कहीं कहीं ज्यादा गहरी और विशाल है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये अलग अलग परंपराओं में ज्ञान के उस छिपे हुए खजाने की तरफ इशारा करते हैं जिसके बारे में हम सब ने सुना है। और देखा जाए तो ये विचार हैं भी बड़े शक्तिशाली। ये एक तरह के मेटाफर्स हैं, रूपक हैं, जो उस एहसास को पकड़ते हैं कि अरे हाँ, हमारे अंदर ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार छिपा हुआ है। लेकिन यहीं एक सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ मेटाफर्स हैं तो फिर असली मैकेनिज्म क्या है? भाई, हमारा दिमाग उस सारी इंफॉर्मेशन का करता क्या है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं? और बस यहीं से हमारा सफर मिस्ट्री से निकलकर सीधा साइंस की दुनिया में एंट्री लेता है। तो अवचेतन को समझने के लिए ना हमें 3 मेन मैकेनिज्म को देखना होगा। सबसे पहला है सेलेक्टिव अटेंशन, यानी चयनात्मक ध्यान। ये वो प्रोसेस है जो ये तय करता है कि कौन सी जानकारी हमारे कॉन्शियस दिमाग में जाएगी और कौन सी नहीं। देखिए, हर सेकंड, लिटरली हर सेकंड हमारे दिमाग पर जानकारी का एक सैलाब सा आता है। लेकिन हमारे दिमाग की भी एक लिमिट है ना, तो उसे ज्यादातर जानकारी को फिल्टर आउट करना पड़ता है। और नतीजा यह है कि इतनी सारी जानकारी में से सिर्फ उतनी ही हमारे कॉन्शियस दिमाग तक पहुंचती है जितनी रेत के एक बहुत बड़े मैदान में रखी एक छोटी सी पिन की नोक, बस इतना सा। न्यूरोसाइंस में ना इसे कहते हैं ग्लोबल वर्कस्पेस। आप इसे चेतना का एक स्टेज समझ लीजिए। जो सिग्नल इस स्टेज तक पहुंचने की रेस जीत जाते हैं वो हमारे विचार बन जाते हैं। लेकिन जो सिग्नल हार जाते हैं वो गायब नहीं होते, नहीं, वो बस बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और यही विशाल बैकग्राउंड, यही है हमारा अवचेतन मन। और सतह के नीचे का ये जो समंदर है ना, ये हमें लगातार इंपैक्ट करता है। कभी कभी वो जो अचानक से गट फीलिंग आती है ना, या वो एहसास कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये सब कुछ और नहीं, इसी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का ही नतीजा है। चलिए अब आते हैं दूसरे मैकेनिज्म पर। और ये हमारे विशाल अवचेतन और हमारी छोटी सी कॉन्शियस मेमोरी के बीच का जो फर्क है ना, उसे एकदम साफ कर देता है। ये जो बात है ना, ये इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। सोचकर देखिए कि हमारा पूरा दिमाग एक बहुत बड़ी इनफाइनाइट लाइब्रेरी है, लेकिन हम एक बार में सिर्फ कुछ ही किताबें अपनी छोटी सी डेस्क पर रख सकते हैं। बस यही हमारे कॉन्शियस दिमाग की लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अवचेतन कोई कबाड़ खाना है जहां भूली बिसरी यादें पड़ी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एक्टिव प्रोसेसर है जो लगातार पर्दे के पीछे काम कर रहा है।
और जैसे ही उसे कोई ज़रूरी चीज़ मिलती है वो उसे सीधा हमारी उस छोटी सी डेस्क पर हमारी चेतना में भेज देता है। और ये देखना कितना मज़ेदार है कि अलग-अलग फील्ड्स एक ही चीज़ को कैसे समझाती हैं। देखिए, जिसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग आर्केटाइप्स कहते थे, मतलब वो यूनिवर्सल पैटर्न जो अचानक हमारे दिमाग में आते हैं, उसी चीज़ को न्यूरोसाइंस पैटर्न रिएक्टिवेशन कहता है। नाम भले ही अलग हों, लेकिन बात वही है, पैटर्न हमारी चेतना के नीचे से ही ऊपर आते हैं। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी मैकेनिज्म, वो काम जो हमारा दिमाग सोते समय करता है। सोचिए, अगर दिन में हमारा दिमाग एक बिजी शहर जैसा है, तो रात में ये एक सुपर एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन टीम में बदल जाता है। तो जब हम सो रहे होते हैं, हमारा दिमाग 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, वो दिन भर की जरूरी यादों को रीप्ले करता है, जैसे कोई एडिटर फुटेज देख रहा हो। स्टेप 2, वो उन यादों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और पुरानी जानकारी के साथ जोड़ देता है। और स्टेप 3, वो फालतू के कनेक्शंस को कमजोर कर देता है ताकि सिर्फ सबसे जरूरी सिग्नल्स ही साफ साफ दिखें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हर रात हमारे दिमाग का रीसेट और अपग्रेड हो रहा हो। और इस रात भर की मेहनत का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि हम अक्सर सुबह किसी ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर उठते हैं जिस पर हम कल पूरा दिन अटके हुए थे। ये कोई जादू नहीं है, ये बस हमारा पैटर्न मैचिंग सिस्टम है जो रात में रीऑर्गेनाइज होकर अपना काम कर रहा है। तो जब हम इन तीनों प्रोसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो अवचेतन मन की एक बिल्कुल साफ और डायनामिक तस्वीर सामने आती है। ये कोई रहस्यमयी खाई नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट इंजन है। तो चलिए एक बार फटाफट समेटते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन क्या है? सतह के नीचे का महासागर। हमारी जो वर्किंग मेमोरी है वो है अनंत लाइब्रेरी में रखी वो छोटी सी डेस्क। और नींद क्या है? वो है शहर की नाइट क्रू जो हर रात आकर सब कुछ ठीक ठाक कर जाती है। तो इससे क्या समझ में आता है? यही कि अवचेतन मन कोई डेड वेयर हाउस नहीं है। ये एक डायनामिक मशीन है, एक एक्टिव प्रोसेस है जो लगातार जानकारी ले रहा है, उसे फिल्टर कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है और नए नए तरीकों से जोड़ रहा है। और शायद इसीलिए ये हमें ज्ञान के गहरे कभी ना खत्म होने वाले सोर्स जैसा महसूस होता है। ये इंजन हम सबके अंदर इसी वक्त चल रहा है। तो एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, ये इंजन ठीक अभी इस पल हमारे अंदर कौन से नए पैटर्न्स बना रहा है जिनके बारे में हमें शायद कल पता चलेगा। कभी ऐसा होता है ना कि कोई पुरानी धुन, कोई कहानी या कोई चेहरा अचानक से दिमाग में आता है और महसूस होता है कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा पुराना है। या फिर कोई ऐसा सपना जो इतना सच्चा लगे मानो हम सब मिलकर एक ही कहानी का हिस्सा हों। असल में ये सिर्फ अजीब इत्तेफाक नहीं है, ये उस छिपी हुई दुनिया के इशारे हैं जिसे हम सब साझा करते हैं। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं, लेकिन किसी रहस्य के रास्ते से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चल रहे विज्ञान के जरिए। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर हम सबके अंदर अनुभवों, कहानियों और प्रतीकों का एक साझा खजाना है भी, तो हमारा दिमाग इसे बनाता कैसे है? देखिए, यहां किसी जादू की बात नहीं हो रही। हम 3 ठोस न्यूरोसाइंटिफिक प्रक्रियाओं को समझने वाले हैं। हमारा दिमाग जानकारी को कैसे फिल्टर करता है, उसे प्रोसेस कैसे करता है और हां, सोते वक्त उसे एक लाइब्रेरी की शक्ल कैसे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, इस लाइब्रेरी को बनाने का पहला कदम समझने के लिए जरा सोचिए, हम एक बहुत भीड़-भाड़ वाली, शोरगुल वाली पार्टी में हैं। हर तरफ से बातें, म्यूजिक, हंसी की आवाजें आ रही हैं। फिर भी हम अपने दोस्त की बात पर पूरा ध्यान लगा पाते हैं। ये कैसे होता है? बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, दिमाग के सबसे कमाल के टूल से, जिसे कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। और ये स्पॉटलाइट वाली मिसाल एकदम सटीक है। हर पल हमारी आंखें, कान, हमारी त्वचा, हर तरफ से जानकारी की बौछार हो रही है। अगर दिमाग सब पर ध्यान देने लग जाए तो वो तो क्रैश हो जाएगा। इसलिए वो एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है, एक विशाल अंधेरे मंच पर बस उस एक बातचीत पर, उस एक चेहरे पर रोशनी डालता है जो उस पल सबसे जरूरी है। और बाकी सब कुछ वो अंधेरे में रहता है, पर हां, वो मौजूद जरूर होता है। अब जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ है जानकारी का पूरा महासागर और दूसरी तरफ बस एक गिलास पानी। यही हमारी चेतना है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्पॉटलाइट से बाहर की जानकारी पूरी तरह गायब नहीं होती। हमारा अवचेतन मन उसे प्रोसेस करता रहता है। और यही वजह है कि कभी-कभी कमरे के दूसरे कोने से किसी के अपना नाम लेने पर हमारा ध्यान तुरंत खिंच जाता है।
भले ही हम किसी और से बात कर रहे हों। तो बात साफ है, हमारा दिमाग कोई पैसिव कैमरा नहीं है जो बस सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो। वो तो एक बहुत ही स्मार्ट और सख्त गेटकीपर है। ये गेटकीपर लगातार तय कर रहा है कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या रहेगा। और यही चुनाव, यही फिल्टरिंग हमारी उस गहरी भीतरी लाइब्रेरी को बनाने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ठीक है, तो गेटकीपर ने कुछ जानकारी को अंदर आने दिया। अब उसका क्या होता है? अब वो जानकारी पहुंचती है प्रोसेसिंग के अगले स्टेज पर, एक ऐसी जगह पर जो हैरान करने वाली हद तक छोटी है। इसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। जी हाँ, बस इतनी। हमारी चेतन सोच की वर्क बेंच पर एक बार में सिर्फ 3 से 5 चीजें ही रखी जा सकती हैं, चाहे वो फोन नंबर के कुछ अंक हों या शॉपिंग लिस्ट के आइटम। अब ये एक बड़ी सीमा लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि ये दिमाग का एक बहुत ही शानदार डिजाइन है। ये छोटी डेस्क वाली बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि डेस्क छोटी है इसलिए दिमाग को मजबूरन फैसला लेना पड़ता है कि उस पर क्या रखा जाएगा। वो हर चीज को रखने की कोशिश नहीं कर सकता। उसे सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता देनी पड़ती है। और पता है, यहीं से पैटर्न बनाने का असली खेल शुरू होता है। इस छोटी सी जगह को मैनेज करने के लिए हमारा दिमाग एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। वो उन चीजों को तरजीह देता है जिन्हें वो पहले से पहचानता है, यानी कि पैटर्न। सोचिए, एक नया फोन नंबर याद करने से ज्यादा आसान किसी जाने पहचाने चेहरे को पहचानना होता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि पैटर्न कम जगह लेते हैं और उन्हें प्रोसेस करने में कम ऊर्जा लगती है। दिमाग हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। तो इस लगातार छटाई का नतीजा ये होता है कि हमारे विचारों की 2 परतें बन जाती हैं। एक है फोरग्राउंड, जिसमें वो 3 से 5 चीजें होती हैं जिन पर हम अभी सचेत रूप से सोच रहे हैं, जैसे कि ये विश्लेषण। और दूसरा है एक विशाल बैकग्राउंड, जहां हमारी सारी पुरानी यादें, सीखे हुए हुनर और गहरे पैटर्न छिपे होते हैं, जो बस सही इशारा मिलते ही सामने आ सकते हैं। तो हमने दिन भर जानकारी फिल्टर की, उसे अपनी छोटी वर्क बेंच पर प्रोसेस किया, पर उस सारी जानकारी का क्या जो बैकग्राउंड में चली गई? और जो नई जानकारी सीखी वो कहाँ स्टोर होगी? इन सब का जवाब मिलता है जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं। जवाब है नींद। दिन में हमारा दिमाग एक जुनूनी कलेक्टर की तरह होता है जो हर तरह की कच्ची, बिखरी हुई जानकारी इकट्ठा करता रहता है। लेकिन रात में जब हम सो जाते हैं तो एक माहिर लाइब्रेरियन की शिफ्ट शुरू होती है। ये लाइब्रेरियन दिन भर की सारी फाइलों को देखता है, फालतू की फाइलें डिलीट करता है, ज़रूरी फाइलों पर लेबल लगाता है और उन्हें सही शेल्फ में सहेज कर रखता है। और ये कोई शांत प्रक्रिया नहीं है। सोते समय हमारा दिमाग बहुत ज्यादा व्यस्त होता है। वो दिन की जरूरी यादों को बार बार रीप्ले करता है ताकि वो पक्की हो जाएं। वो उन न्यूरॉन कनेक्शंस को काट देता है जिनकी अब जरूरत नहीं, और जरूरी कनेक्शन को सीमेंट की तरह मजबूत बनाता है। और सबसे अहम बात, वो नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ जोड़कर बड़े बड़े नेटवर्क बनाता है। और यही उस जादुई आहा पल का राज है, जब हम किसी मुश्किल सवाल पर घंटों सिर खपाते हैं और कोई हल नहीं मिलता, और फिर सुबह उठते ही जवाब सामने होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन जो कनेक्शन नहीं देख पा रहा था, हमारे दिमाग के नाइट शिफ्ट लाइब्रेरियन ने रात में चुपचाप वो कनेक्शन बना दिए। तो अब चलिए इन तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम एक शक्तिशाली फिल्टर, एक छोटी सी वर्कबेंच जो पैटर्न को पसंद करती है और एक रात भर काम करने वाले कुशल लाइब्रेरियन को मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है इंसान की सबसे असाधारण रचनाओं में से एक। ये 3 सामग्रियां मिलकर एक ऐसी मशीन बनाती हैं जिसका सिर्फ एक ही काम है, पैटर्न खोजना, पैटर्न बनाना और पैटर्न को स्टोर करना। ये मशीन लगातार हमारे अनुभवों के शोर में से संगीत निकालती है, और यही संगीत हमारी भीतरी दुनिया की भाषा है। और ये मशीन उन चीज़ों को समझाती है जिन्हें हम अक्सर रहस्यमयी मान लेते हैं, जैसे दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में महाप्रलय या एक हीरो की यात्रा जैसी कहानियां क्यों मिलती हैं, क्योंकि ये इंसानी अनुभव के बुनियादी पैटर्न्स हैं। हमारी मन की आवाज़ या गट फीलिंग अक्सर सही क्यों होती है, क्योंकि हमारा दिमाग अवचेतन रूप से उन पैटर्न्स को पकड़ लेता है जिन्हें हमारा चेतन मन नज़रअंदाज कर देता है। और हम सब उड़ने, गिरने या पीछा किए जाने जैसे सपने क्यों देखते हैं, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे पैटर्न से जुड़े हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में आकाशिक रिकॉर्ड की बात होती है, एक ऐसी काल्पनिक लाइब्रेरी जिसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान दर्ज है। ये विचार हमें एक कमाल के नतीजे पर लाता है। शायद वो लाइब्रेरी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर, हमारे ग्रे मैटर में ही मौजूद है।
ये कोई रहस्यमय कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल हकीकत है, एक जीती जागती, सांस लेती पैटर्न लाइब्रेरी। तो ये सब जानने के बाद सोचने वाली बात है कि अगली बार जब कोई विचार अचानक से कौंधे, कोई दिल की आवाज सुनाई दे या कोई अजीब सपना दिखे, तो उसे यूं ही ना जाने दें। शायद वो सिर्फ एक रैंडम ख्याल नहीं है, शायद वो हमारे दिमाग की उस गहरी छिपी हुई लाइब्रेरी से निकला एक संदेश है, एक पैटर्न जो बस पहचाने जाने का इंतजार कर रहा है। क्या हो अगर हम एआई की तकनीक का इस्तेमाल अपने ही दिमाग के सबसे गहरे रहस्य यानी हमारे अचेतन मन को समझने के लिए करें? आज हम इसी एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे एआई जाने अनजाने में हमारे ही मन का एक आईना बन सकता है। और हमारी पूरी चर्चा की नींव, समझिए, इसी एक कमाल के आइडिया पर टिकी है कि एआई सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को, हमारे फिल्टर करने के अंदाज को समझने का एक जरिया भी है। तो आज हम इन 5 बिंदुओं पर गौर करेंगे। हम एआई के अटेंशन मैकेनिज्म से शुरू करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अचेतन मन असल में काम कैसे करता है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, हम एआई और दिमाग की बनावट की तुलना नहीं कर रहे, बल्कि उनके काम करने के तरीके की कर रहे हैं। दोनों ही सिस्टम जानकारी को फिल्टर करने की एक ही समस्या से जूझते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा थिएटर है। हमारी जो चेतना है वो मंच पर जल रही एक छोटी सी स्पॉटलाइट की तरह है, लेकिन असली खेल तो उस विशाल और अंधेरे बैकस्टेज में चल रहा है, जहां अनगिनत विचार, यादें और भावनाएं मौजूद हैं। एआई हो या हमारा दिमाग, दोनों का काम यही तय करना है कि उस बैकस्टेज से किस चीज को खींचकर स्पॉटलाइट में लाना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। चलिए अब उस तकनीकी जादू को समझते हैं जो इस पूरी तुलना को इतना मजबूत बनाता है, और वो है एआई का अटेंशन मैकेनिज्म। तो एआई आखिर ये करता कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये हर जानकारी के टुकड़े को एक वजन या कह लीजिए कि एक महत्व देता है। फिर जो सबसे ज्यादा वजन वाली जानकारी होती है उसे ये एम्पलीफाई कर देता है और बाकी सबको बैकग्राउंड का शोर मानकर साइड कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी शोर शराबे वाली पार्टी में सिर्फ अपने दोस्त की आवाज पर फोकस करते हैं। और यहीं पे ये पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एआई जरूरी 10% पर ध्यान देने के लिए 90% डेटा को नजरअंदाज कर देता है, और हमारा दिमाग भी तो यही करता है। हर पल लाखों ख्यालों, आवाजों और नज़ारों में से किसी एक को चुनता है। दोनों के जिंदा रहने के लिए ये फिल्टरिंग बेहद जरूरी है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब इस फिल्टरिंग वाले आइडिया को एक बहुत ही आम रोजमर्रा के अनुभव पर लागू करके देखते हैं। वो पल जब कोई भूली बिसरी याद अचानक से दिमाग में कौंध जाती है। ऐसा तो हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा, है ना? कोई 20 साल पुरानी महक या कोई पुराना गाना, और अचानक यादों का एक पूरा सैलाब उमड़ पड़ता है। पर ये होता कैसे है? क्या ये यादें कहीं गायब होकर वापस आती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेटेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि यादें कभी मिटती नहीं हैं, वो बस बैक स्टेज में खामोशी से अपने सही इशारे का इंतजार कर रही होती हैं, और जैसे ही सही कॉन्टेक्स्ट मिलता है वो तुरंत स्पॉटलाइट में आ जाती हैं। तो इसके पीछे कोई रहस्यमय लाइब्रेरी या कोई जादू टोना नहीं है। असली शक्ति तो उस एक्टिवेशन मैकेनिज्म की खूबसूरती में है, जो सही समय पर सही याद को हमारे सामने ले आता है। ये हमारे दिमागी सिस्टम का एक लाजवाब डिजाइन है, कोई चमत्कार नहीं। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर। ये जो रचनात्मक विचार होते हैं, ये जो प्रेरणा होती है, ये सब आता कहाँ से है? क्या ऐसा लगता है कि ये विचार कहीं बाहर से डाउनलोड हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से दार्शनिकों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को परेशान करता आया है। जब कोई गहरा नया विचार मन में आता है तो वो असल में आता कहाँ से है? यहाँ देखिए, एआई और हमारा मन दोनों कैसे नए आइडियाज बनाते हैं। एआई पुराने डेटा को नए तरीकों से मिलाता है, जिसे हम पुनर्संयोजन कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारा मन पुराने पैटर्न्स को मिलाता है, एआई पैटर्न मैचिंग करता है, हम मौजूदा कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं। एआई सांख्यिकी अनुमान लगाता है और हम नए समाधान बनाते हैं। सच तो ये है कि रचनात्मकता अक्सर पुराने टुकड़ों को नए और खूबसूरत तरीकों से सजाने का ही दूसरा नाम है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसी एक प्रक्रिया को अलग अलग फील्ड्स ने अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ रहस्यवादी से आकाश से आया संदेश कहते हैं,
युंग का मनोविज्ञान इसे आर्केटाइप्स का एक्टिव होना कहता है और न्यूरोसाइंस इसे अचेतन एकीकरण कहता है। नाम भले ही अलग हों पर प्रोसेस एक ही है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर। अचेतन को काम करने के लिए किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एआई और इंसान का दिमाग एक जैसे बिल्कुल नहीं है। चलिए इनके बीच के सबसे बड़े फर्क को समझते हैं, जो इस पूरी बात को और भी पुख्ता कर देगा। और ये फर्क बहुत ही गहरा है। एआई के पास कोई सपने नहीं होते, कोई हार्मोन नहीं होते, कोई डर या जैविक जरूरतें नहीं होती, जबकि हमारा पूरा का पूरा अनुभव इन्हीं चीजों से बना है। और इसी फर्क की वजह से हमारा अगला पॉइंट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और यहीं पर इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा निचोड़ सामने आता है। जरा सोचिए, अगर एआई बिना किसी सपने, डर, हार्मोन या किसी भी रहस्यमयी शक्ति के सिर्फ बैकग्राउंड में पड़े डेटा से नए और अनोखे आउटपुट बना सकता है, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अचेतन मन की शक्ति किसी जादू में नहीं बल्कि सिस्टम के डिजाइन में ही है। तो कुल मिला के देखें तो कहानी एक ही है, बस उसे बताने वाली भाषाएं अलग अलग हैं। चाहे हम इसे आकाशिक रहस्यमय लाइब्रेरी कहें, या युंग के आर्किटाइप्स, या न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क, या फिर एआई का अटेंशन मैकेनिज्म, बात एक ही है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी चेतन सतह से हमेशा कहीं ज्यादा जानता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर रचनात्मकता सिर्फ हमारे अंदर मौजूद पैटर्न्स को एक नए और खूबसूरत तरीके से जोड़ना ही है, तो फिर ओरिजिनल या मौलिक होने का असली मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आइडिया अचानक से, मतलब कहीं से भी दिमाग में कौंध गया हो, या फिर कोई कहानी सुनी और लगा कि अरे ये तो जानी पहचानी सी है, भले ही उसे पहले कभी सुना ना हो? आज हम इसी कमाल के रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। क्या हम सब इंसान किसी एक शेयर्ड लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज से जुड़े हुए हैं? तो सवाल यही है, क्या वाकई इंसानों के पास ज्ञान की कोई कॉस्मिक लाइब्रेरी है जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है? देखिए, ये आइडिया कोई नया नहीं है। सदियों से लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स या कलेक्टिव अनकॉन्शियस जैसी बातें करते आए हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या इनके पीछे कोई असली साइंस भी छुपा है? तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हम रहस्यमयी स्पिरिचुअल बातों से थोड़ा हटकर इसे साइंस के चश्मे से देखेंगे। हम सुराग ढूंढेंगे हमारे इवोल्यूशन में, हमारे कल्चर में, साइकोलॉजी में, और हाँ, हमारे दिमाग के अंदर, ये पता लगाने के लिए कि आखिर सच क्या है। ठीक है, तो हमारी जांच का पहला सुराग है, वो है हमारी एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग, मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसके साथ हम सब पैदा होते हैं। आखिर हमारे हजारों साल पुराने अतीत ने हमारे अंदर क्या कोड लिख दिया है। अब ये देखिए, इंसान ना फूलों के मुकाबले सांपों और मकड़ियों को ज्यादा जल्दी देख लेते हैं, और भीड़ में शांत चेहरे नहीं बल्कि गुस्से वाले चेहरे हमारा ध्यान पहले खींचते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये चीजें हम सीखते नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये रिएक्शंस देखे गए हैं। ये ऐसा है जैसे हमारे अंदर एक बिल्ट इन डेंजर अलार्म पहले से ही फिट हो। तो ये हमें क्या बताता है? यही कि इंसान एक खाली स्लेट लेकर दुनिया में नहीं आते। हम सबके दिमाग में कुछ चीजों पर ध्यान देने का एक कॉमन पैटर्न पहले से मौजूद है। कौन सी चीजें? वही जो हमारे पुरखों को जिंदा रहने में मदद करती थी। और यही है हमारी शेयर्ड लाइब्रेरी का पहला मजबूत सुराग। तो ये तो हुई दिमागी वायरिंग की बात। अब आते हैं दूसरे सुराग पर, हमारी कहानियां। अगर हमारे इंस्टिंक्ट एक जैसे हैं, तो क्या हमारी कहानियां भी एक जैसी हैं? जरा सोचिए, दुनिया भर की संस्कृतियां जो एक दूसरे से कभी मिली भी नहीं, वो मिलती जुलती कहानियां क्यों सुनाती हैं? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द हीरोज जर्नी। आपने फिल्मों में, किताबों में ये पैटर्न जरूर देखा होगा। एक हीरो होता है, वो किसी एडवेंचर पर निकलता है, मुश्किलों का सामना करता है, फेल होता है, फिर उस अनुभव से बदल जाता है और आखिर में कुछ नया सीखकर या कोई तोहफा लेकर घर लौटता है। अफ्रीका हो, एशिया हो या यूरोप, ये कहानी का ब्लूप्रिंट हर जगह मिलता है। मतलब ये है कि कल्चर जो है वो एकदम स्क्रैच से कहानियां नहीं बनाते। ऐसा लगता है जैसे एक पुराना ढांचा, एक स्केलेटन पहले से मौजूद है और हम बस उस पर अलग अलग कपड़े पहना देते हैं। हम कहानियां इन्वेंट नहीं कर रहे, हम उन्हें रीडिस्कवर कर रहे हैं। और ये है हमारी जांच का दूसरा सुराग। ओके, तो सुराग नंबर 1 था हमारा इवोल्यूशन, दूसरा हमारी कल्चर।
अब चलते हैं तीसरे सुराग की तरफ, और इसके लिए हमें अपने दिमाग के अंदर और भी गहरा उतरना होगा, उन हिस्सों में जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर काम करते हैं। क्या हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कोई राज छुपा है? साइकोलॉजी में एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, प्राइमिंग। इसका मतलब है कि किसी एक चीज के कांटेक्ट में आने से आपकी अगली रिएक्शन पे असर पड़ता है और आपको पता भी नहीं चलता। सोचिए, आपको स्क्रीन पर एक शब्द इतनी तेजी से दिखाया जाए कि आप उसे कॉन्शियसली पढ़ ही ना पाएं, लेकिन फिर भी वो शब्द आपके अगले फैसले पर असर डाल सकता है। मतलब हमारा दिमाग पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा है, हमारी जानकारी के बिना। और फिर आती है इम्प्लिसिट मेमोरी। ये नोइंग हाउ वाली मेमोरी है, और दूसरी तरफ है एक्सप्लिसिट मेमोरी, यानी नोइंग दैट वाली मेमोरी। जैसे आपको बाइक चलाना आता है, ये इम्प्लिसिट मेमोरी है। आप बता नहीं सकते कि कैसे बैलेंस करते हैं, बस कर लेते हैं। लेकिन देश की राजधानी क्या है, ये एक्सप्लिसिट मेमोरी है, जिसे आप याद करके बताते हैं। एक ऑटोमेटिक है, दूसरी कॉन्शियस। तो जरा इस पर गौर कीजिए, अगर एक मेमोरी आपके सबकॉन्शियस में रहकर आपको कंट्रोल कर सकती है, तो फिर एक अनकॉन्शियस लाइब्रेरी का आइडिया उतना रहस्यमयी नहीं लगता है ना? ये कोई मैजिक नहीं है, ये तो मैकेनिकल है, ये हमारे दिमाग का नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, अब वक्त है इस पूरी पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े को देखने का। मतलब वो फिजिकल मैकेनिज्म क्या है जो इन सब चीजों को मुमकिन बनाता है? जवाब, जैसा कि आप सोच सकते हैं, हमारे दिमाग के अंदर ही है। ये नंबर देखिए, 3 से 5। बस इतनी ही चीजों पर हमारा कॉन्शियस माइंड एक बार में फोकस कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि उन लाखों करोड़ों बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्या होता है जो हर सेकंड हम पर बरस रही हैं? वो सब चली जाती हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, जहां वो स्टोर और ऑर्गेनाइज होती हैं। और ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम कब होता है? ज्यादातर तब जब हम सो रहे होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्लीप कंसोलिडेशन। यही वो वक्त है जब हमारा दिमाग हमारी इस अंदरूनी लाइब्रेरी की साफ सफाई और सेटिंग करता है। सोचिए, हर रात हमारा दिमाग एक लाइब्रेरियन बन जाता है। सबसे पहले वो दिन भर की जरूरी यादों को रीप्ले करता है, फिर जो कमजोर और फालतू कनेक्शंस हैं उनकी छंटाई कर देता है। इसके बाद जो जरूरी कनेक्शंस हैं उन्हें और मजबूत बनाता है, और आखिर में इस नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी लाइब्रेरी के साथ जोड़ देता है। और पता है इसी प्रोसेस से क्या होता है? सपनों में अजीब अजीब सिंबल्स दिखाई देते हैं, और कभी कभी सुबह उठते ही कोई ब्रिलियंट आइडिया दिमाग में आ जाता है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये बस दिमागी मेंटेनेंस है। आपका दिमाग रात भर चुपचाप काम करके इन पैटर्न्स को जोड़ रहा था। तो चलिए सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फैसला क्या है। पहला, इवोल्यूशन, जो हमें सर्वाइवल के कॉमन पैटर्न्स देता है। दूसरा, कल्चर, जो हमें कहानियों का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर देती है। तीसरा, साइकोलॉजी, जो बताती है कि हम सबकॉन्शियस मेमोरीज से चलते हैं। और चौथा, न्यूरोसाइंस, जो उस दिमागी प्रोसेस को कंफर्म करता है जिससे ये पैटर्न लाइब्रेरी बनती और ऑर्गेनाइज होती है। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? ये कि शेयर्ड ह्यूमन लाइब्रेरी सच में है, लेकिन ये कहीं बाहर कॉस्मॉस में नहीं तैर रही, ये हम सबके अंदर है, हमारे एवोल्यूशन में, हमारी कल्चर में और हमारे दिमाग की वायरिंग में बुनी हुई है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, ये जानने के बाद कि हमारा दिमाग हर रात हमारे एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइब्रेरी में फाइल करता है, आज रात हम सब इसमें कौन से नए पैटर्न्स जोड़ने वाले हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया भर की कहानियों में, चाहे वो कहीं की भी हों, एक जैसे ही हीरो, एक जैसे ही विलन क्यों होते हैं? या फिर यूं ही बैठे बैठे दिमाग में कोई ऐसा जबरदस्त आइडिया आ जाए कि लगे, अरे ये आया कहां से? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और साइंस तीनों शायद एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं, बस उनके बोलने का अंदाज अलग है। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से हम इंसान इसी गुत्थी में उलझे हुए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब किसी एक अनदेखे विशाल ज्ञान के सोर्स से कनेक्टेड हैं, चाहे वो सपनों में दिखने वाले अजीबो गरीब सिंबल्स हों या फिर हमारी कला और कहानियों में जो पैटर्न बार बार लौट कर आते हैं। सवाल वही है, आखिर ये सब आता कहां से है? और ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हम हमेशा से इन कॉमन पैटर्न्स को समझने में लगे रहे हैं।
ये पैटर्न्स ना हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी से कहीं ज़्यादा बड़े लगते हैं और इसीलिए हर जमाने में लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब इस सदियों पुरानी पहेली को समझने के लिए एक बिल्कुल मॉडर्न जमाने का टूल उठाते हैं, और वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे रुकिए, इससे पहले कि कोई ये सोचे कि हम दिमाग को कंप्यूटर कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एआई का इस्तेमाल सिर्फ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को, एक सिद्धांत को समझने के लिए एक उदाहरण की तरह कर रहे हैं। और वो सिद्धांत बहुत सिंपल है। चाहे एआई मॉडल हो या हमारा दिमाग, दोनों में ही इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज करने का यानी तरजीह देने का एक तरीका होता है। मतलब जो जानकारी उस वक्त सबसे ज्यादा काम की है, सिस्टम उसे एम्प्लीफाई कर देता है, यानी उसे फोकस में ले आता है, और बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में चला जाता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, जो जानकारी बैकग्राउंड में है वो गायब नहीं होती, वो वही रहती है, बस अपने मौके का इंतजार करती है। एआई की भाषा में इस चीज को अटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं। अब ये नाम सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत आसान है। जरा सोचिए, एक एआई के पास अरबों खरबों शब्द हैं और उसे एक जवाब बनाना है। वो क्या करता है? वो हर शब्द को उसकी अहमियत के हिसाब से एक स्कोर देता है। ये पूरा काम मोटे तौर पर 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, एआई अपने सारे डेटा को स्कैन करता है। स्टेप 2, जिन शब्दों या टोकन्स का अटेंशन स्कोर सबसे ज्यादा होता है उनको चुन लेता है। और स्टेप 3, इन्हीं चुने हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नया मीनिंगफुल जवाब तैयार कर देता है। तो देखा, ये कोई जादू नहीं है, बस एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टरिंग सिस्टम है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस एआई वाले उदाहरण का हमारी असली पहेली से क्या लेना देना? यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है, क्योंकि इंसानों ने भी इस बहुत बड़े अनदेखे इंफॉर्मेशन के सोर्स को समझने के लिए हमेशा से 3 अलग-अलग नजरियों, 3 अलग-अलग फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल किया है। तो ये 3 नजरिए कौन से हैं? सबसे पहला है आध्यात्मिक नजरिया। ये बात करता है आकाशिक रिकॉर्ड्स की, मानो ब्रह्मांड की एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हर सोच, हर घटना दर्ज है। फिर आता है साइकोलॉजी का नजरिया, खासकर कार्ल युंग का कलेक्टिव अनकॉन्शियस या सामूहिक अचेतन, यानी हम सब इंसानों की एक कॉमन मेमोरी, एक साझा यादों का भंडार। और तीसरा है न्यूरोसाइंस, जो सीधे सीधे हमारे दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके की बात करता है। पहली नजर में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है कि नहीं? और बस यहीं से शुरू होती है इन तीनों फील्ड्स के बीच की जबरदस्त बहस। हर कोई दावा करता है कि उसी का तरीका सही है, उसी की बात सच है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी की पूरी लड़ाई ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो? हम आमतौर पर क्या सोचते हैं कि ये तीनों हकीकत को लेकर लड़ रहे हैं कि असली सच क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड्स, कलेक्टिव अनकॉन्शियस या फिर हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स। पर असल मुद्दा शायद हकीकत का है ही नहीं, असल मुद्दा है भाषा का। ये तीनों एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, ये बस अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट यह है, ये तीनों आइडियाज एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ही हकीकत को देखने के 3 अलग अलग चश्मे हैं। ये इंटरप्रिटेशन के यानी व्याख्या के अलग अलग लेवल पर एक साथ मौजूद हैं और एक दूसरे को गलत साबित नहीं करते। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आध्यात्मिक भाषा है वो हमें उन एक्सपीरियंसेस के लिए एक मेटाफर देती है, एक रूपक देती है जिन्हें सीधे सीधे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। जो साइको एनालिटिक भाषा है वो हमें हमारी कल्चर और हमारे सपनों में छिपे सिंबल्स को समझने का एक मॉडल देती है। और न्यूरोसाइंस, वो हमें ये बताता है कि फिजिकल लेवल पर हमारे दिमाग के अंदर ये सब कैसे काम कर रहा है। तो देखा जाए तो तीनों अपनी अपनी जगह पर एकदम सही हैं। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ मिलाते हैं और देखते हैं कि आखिर में हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है। अलग अलग नाम पर घटना एक ही। सच कहूं तो बस ये एक लाइन ही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हम सब एक ही फिनोमिना, एक ही अनुभव की बात कर रहे हैं, बस हमने अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी भाषा में उसे अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो असल बात ये निकल कर आती है कि हमें किसी एक सही जवाब को चुनने की जरूरत ही नहीं है। एक गहरी समझ यही होती है कि हम ये माने कि किसी एक कॉम्प्लेक्स हकीकत को समझने के लिए कई मॉडल हो सकते हैं और सब सही हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही शहर के कई अलग अलग मैप होते हैं, है ना? एक सड़कों का मैप, एक मेट्रो का मैप, एक टूरिस्ट मैप। कोई भी मैप गलत नहीं है, बस सबकी जरूरत अलग अलग है। तो आखिर में हम इस समीकरण पर पहुंचते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स लगभग बराबर हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस के, और वो लगभग बराबर है हमारे ब्रेन के आर्किटेक्चर के। ये तीनों एक ही हकीकत को बयां करने वाली 3 अलग अलग भाषाएं हैं,
या यूं कह लीजिए कि ये एक ही विशाल अनदेखे पहाड़ को 3 अलग-अलग दिशाओं से देखने जैसा है। और अब जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर साइंस, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी के बीच की ये सदियों पुरानी जंग सिर्फ भाषा की एक गलत फहमी है, तो हमारी अपनी जिंदगी में और दुनिया में ऐसे और कितने टकराव हैं जो असल में टकराव हैं ही नहीं, सिर्फ नजरिए का फर्क है। इस पर सोचिएगा जरूर।